दिनेश कुमार माली मौजूद हैं, बहुत बृहद समीक्षा करेंगे। हम आश्वस्त भी हैं। आ, बहुत कई कृतियों, उड़िया, अंग्रेजी, विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अनुवादक और लगभग 50-60 पुस्तकों के सर्जक श्री दिनेश कुमार माली को मैं सीधे आमंत्रित करता हूं नीदरलैंड की चर्चित कहानियों पर समीक्षा के लिए। श्री दिनेश कुमार माली। परम आदरणीय सर बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। मीनकेतन प्रधान सर, संस्थापक विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़, देवम फाउंडेशन बुल्गारिया। आज इस साहित्यिक सभा के मुख्य अतिथि कुलपति विनय पाठक सर, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा साहब, वक्ता मोना कौशिक और मनीष पांडे जी, एवं अमेरिका से वीणा जी, विभा जी, ब्रिटेन से तेजेंद्र जी, नीदरलैंड से प्रोफेसर रितु और अश्विनी केवंगन, डेनमार्क, दुबई, कनाडा से हंसादीप, ऑस्ट्रेलिया से हरिहर साहब, द्वाकता से शालिनी वर्मा जी, एवं देश के कोने कोने से जुड़े हुए समीक्षक और आलोचक। जैसा कि ऋतु जी ने बताया कि उनकी नीदरलैंड की सरचित कहानियां पर मैंने एक समीक्षा लिखी थी, वो शोध पत्र में कन्वर्ट हो गया और एक क्रिएटिव सैपलिंग ने उसे शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किया था। जब ऋतु जी उड़ीसा आई थी तो अंगुल आई थी, उन्होंने मुझे 2 किताबें दी थी। एक जयपाल सार्थ का नाटक था बंद रास्तों के बीच, और दूसरी एक नीदरलैंड की सरचित कहानियां, और दोनों एक शोध पत्र के रूप में इंटीग्रल रिसर्च के पेपर में प्रकाशित हुए हैं। तो वो पत्र 18-20 पेज का है, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, मुख्य जो बातें मेरे दिमाग में हैं वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। सबसे पहले हम इस किताब की शीर्षक से ही शुरू करते हैं, नीदरलैंड की सरचित कहानियां। चूंकि मैं इनमें जो संकलन है वो लोक कथा है, सरचित कहानियां मैं नहीं कहना चाहूंगा। सरचित कहानियों के रूप में उन्होंने, भले ही सरचित कहानियों के कहानीकार होते हैं, लेखक होते हैं, ये परंपरागत वहाँ की नीदरलैंड की जो लोक कथा है उनका एक संकलन है। चूंकि उन्होंने पहले भी नीदरलैंड की लोक कथा नाम की पुस्तक प्रकाशित की होगी या की है, तो इसलिए उन्होंने इसका एक शीर्षक रखने का प्रयास किया होगा। जब भी हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक बेनेलक्स नाम सुना करते थे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि नीदरलैंड की संस्कृति से हम परिचित हो पाएंगे। और जब भी बात आती है लोक कथाओं की तो हम अरेबियन नाइट्स, अलाउद्दीन का चिराग, सिंदबाद का नाविक और ये सब, अलाउद्दीन का ये अली बाबा 40 चोर, ये सब सुनते थे। नीदरलैंड की पहली बार मुझे एक किताब मिली जिसने मुझे एक प्रभावित किया, और मुझे लगा कि भारतीय संस्कृति की काफी चीजें इसके अंदर समाहित है। चाहे पंचतंत्र देखे, कथा श्री सागर देखे या हितोपदेश देखे, सारी की सारी मानवीय जितनी भी संवेदना है, भावना है, वो वैश्विक स्तर पर एक तरीके से समान होती है। अगर मैं लोक साहित्य की बात करता हूँ तो मैं राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक साहित्य विजयनाथ देथा जी, वो बोरंदा गांव के जोधपुर के पास में, जब भी लोक कथाएं लिखते हैं तो सुबह दातुन बुर्श करने के बाद वहां से गुजरने वाली हर बुजुर्ग महिला को रोकते हैं, उनसे बैठ करके बातें करते हैं, उनकी कहानियां लिखती हैं। इसी प्रकार से अगर प्रभा पंत कुमाई की लोक कथाएं लिखती है तो वो गांव वहाँ के महिलाओं से या वहाँ के जानकार लोगों से संपर्क स्थापित करके कहानियां लिखती है। अगर ए.के. रामानुजम लिखते हैं तो वो तमिलनाडु के गाँव में घूमते हैं। इसी प्रकार से मैं ऋतु जी ने पूछा कि आपने ये कहानियां कैसे लिखी, तो उनका उत्तर था, मैं स्थानीय लोगों को मिली और उनसे जो कहानियां सुनी उनको मैं लिपिबद्ध की, और कुछ कहानियों को मैंने पत्रिकाओं में पढ़ा और उसका अनुवाद किया। तब मुझे लगा कि हमारे जितने भी लोक साहित्यकार हैं वो तो भारतीय भाषाओं में काम करते हैं, भारतीय भाषा को लिखते हैं, जबकि ऋतु जी एक विदेश की धरती पर जाके वहाँ की संस्कृति को आत्मसात करके उसको लिपिबद्ध के अपनी लोक संस्कृति की अगर लोक कथाएं लिखती है तो इससे बड़ा श्रेष्ठकर कार्य और क्या होगा। वो कार्य उनसे भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो विदेश की धरती पर, और नीदरलैंड चूंकि उनकी फोकलोर को लो कंट्री का फोकलोर माना जाता है, वहाँ नीदरलैंड की कई भाषाएं हैं, जहाँ डच है, फ्लेमिश है और स्थानीय भाषाएं, कई भाषाएं, इसकी वजह से उसके अनुवाद नहीं हो पाते, और अनुवाद नहीं होने के कारण भारतीय स्तर के हिंदी के स्तर में वो
किताबें नहीं पहुंच पाती है। इसलिए उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत बड़ा कार्य किया है। और उसके वजह से हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कई चीजें, नई नई चीजें भी पाते हैं। जैसे वहाँ लकड़ी के जूते पहनते हैं, पहनकर नृत्य करते हैं, वो कोलम्बन डांस है। जहाँ चुड़ैल उत्सव मनाती है, हम लोग चुड़ैलों से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, वहाँ चुड़ैलों से दोस्ती करते हैं। उनके लिए उत्सव मनाए जाते हैं जिसे कार्निवल और हेक्स कहते हैं। हम लोग घोड़ों पे सवार होकर चलते हैं, वो लोग बकरों के ऊपर भी सवार होकर चलते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं बकरे कितने बड़े होंगे, जिसको ये बॉकेंड राइडर्स कहते हैं। इसी प्रकार की भटकाने वाली लाइट्स है या उनके लोकगीत है। और खजाने के लिए जो भूतिया आत्माएं जो रक्षा करती है, वो आत्माएं भी विट वेमन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इससे डिफर करती है। तो हम प्रकार से जैसे भूतों से डरते हैं, प्रेतों से डरते हैं, चुड़ैलों से डरते हैं, जबकि यहाँ के लोग, उधर की संस्कृति वाले लोग उन्हें अपना मित्र मानते हैं, उनको सहयोगी मानते हैं। हमारे यहाँ दूसरा एक प्रकार का आ जाता है। उनकी कुछ लोक कथाओं का मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जैसे इनकी पहली लोक कथा है समझदार आंतुन। समझदार आंतुन एक ऐसी लोक कथा है जिसके अंदर एक नीदरलैंड के गांव के जमींदार की कहानी है, जिसमें दो भाई पढ़े लिखे भी है और थोड़े चतुर है, और तीसरा भाई थोड़ा सा कमजोर है, वो डल इसको मान सकते हैं, कम बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है। तो अब दोनों भाई को वहाँ राजा के घर में शादी का संदेश आता है, वो स्वयंवर के लिए जाते हैं घोड़े पे बैठ करके। तीसरा भाई बकरे पर बैठ करके जाता है, और उस रास्ते में उसको मरा हुआ कौवा मिलता है, मरा हुआ कौवा मिलता है, एक लकड़ी के जूते मिलते हैं, और अंत में एक गीली मिट्टी मिलती है, वो उसको जेब में डाल के जाता है। जब स्वयंवर के लिए राजमहल में पहुंचते हैं, वहाँ गर्मी बहुत होती है। राजकुमारी एक सवाल पूछती है, आज मेरे पिताजी ने शाम के समय गर्मी में भुने हुए मुर्गे भुनने के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया। बाकी दोनों जो भाई है वो उत्तर दे नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है, जबकि एक तीसरा वाला अपनी तरह से प्रत्युत्पन्न मती होता है, तुरंत उत्तर दे देता है कि मैं कौवा भी मेरा भुना जा सकता है क्या। तो बोलती है कौन सा बर्तन होगा, तो बोला मेरे लकड़ी के जूते यही मेरे बर्तन हो गए। तो तीसरा पूछता है कि उसके लिए चटनी कौन सी होगी, तो बोला गीली मिट्टी चटनी होगी। तो इस प्रकार से प्रत्युत्पन्न से प्रभावित होकर के वह उसके साथ शादी कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से कालिदास और हम विद्योत्तमा को जोड़ते हैं, कालिदास और विद्योत्तमा के बीच की स्वयंवर की जब बात आती है तो राजकुमारी उसको एक उंगली दिखाती है, तो वो सोच रहा मेरी एक आंख फोड़ देगा, वो दो उंगली दिखाता है। तो पांच हथेली थप्पड़ दिखाने के लिए पांच उंगली उठाता है, तो ये पूरे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में उसके अर्थ सही भावार्थ समझ करके उसका शादी हो जाती है। लेकिन आखिर में कंसेप्ट देखा जाएगा तो भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है। अगर हम पंचतंत्र में भी झांकते हैं तो चार दोस्तों की बात आती है, तीन दोस्त बड़े बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक चौथा कम ज्ञान बुद्धि वाला है, लड़का है। वो चारों जंगलों से जा रहे होते हैं, उन्हें एक लकड़ी का ये हड्डियों का ढेर मिलता है। जो हड्डियों का ढेर मिलता है, एक मित्र बोलता है मुझे वो ज्ञान है, मैं हड्डियों को जोड़ सकता हूँ, वो अपना मंत्र करता है, हड्डियों को जोड़ देता है। दूसरा बोलता है कि मैं इसको ऊपर चमड़ी पहना सकता हूँ, वो अपना मंत्र करके चमड़ी पहना देता है। तीसरा दोस्त बोलता है कि मैं उसके अंदर प्राण फूंक देता हूँ, तो चौथा उसको रोक देता है, मैं नहीं नहीं आप प्राण मत फूकिए, इसके अंदर प्राण फूकने से शेर दिख रहा है, शेर जागृत हो गया, मैं खा जाएगा। तो बोला तेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे ही वो चौथा उसमें प्राण फूकने का कार्य करता है तो उसके अंदर वो शेर जागृत हो जाता है और तीनों दोस्तों को मार देता है। तो इस समझदार आंतुन आपको कालिदास और विद्योत्तमा के प्रसंग को याद दिलाता है, आपको पंचतंत्र के तीन मित्रों की कहानी को याद दिलाता है। इस प्रकार से उनमें 13 कहानियां, एक जादुई पत्थर है, एक जादुई घोड़ा है और जादुई अंगूठी है, से हम तुलना कर सकते हैं। जादुई अंगूठी प्रभा पंत की है और जादुई पत्थर इनका है जो सूप बनाने के लिए काम आता है। एक चुईया की शादी वाली कहानी है। बिन बुलाए मेहमान एक इनकी स्पेशल लोक कथा है, जिसके अंदर चुड़ैल एक राइटर के घर में आती है और चुड़ैल कहती है तुम हमारे बारे में गलत गलत फहमियां क्यों फैला रहे हो, न हम बच्चों को डराते हैं, न मकड़ी के जाल को खाते हैं, न हम किसी के सपने में आते हैं, तुम अलग अलग लिख करके ये प्रकार की प्रथा क्यों फैला रहे हो, हम तो सबके काम आते हैं। तो इस प्रकार से राइटर आखिर में समझ जाता है और वो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। तो बिन बुलाए मेहमान हमारे यहाँ लोग चुड़ैलों से डरते हैं। इसी प्रकार से भूतिया हवेली है, जिसके अंदर भूत उन्हें धन धान्य कहाँ कहाँ जो धन छुपा हुआ होता है वो उसको बताता है। बोला एक लोकहित के काम में लाना, दूसरा इस काम में लाना, तीसरा तुम अपने पास रख लेना। इस प्रकार से वहाँ भूते भी मदद करते हैं और हम जहाँ भूतों से डरते हुए नजर आते हैं, हॉन्टेड हाउसफुल की तरह डर जाते हैं, जबकि नीदरलैंड के लोग इसको एक अच्छी परंपरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से एक भुक्कड़ ओले बोले का लोक कथा है, जिसके तुलना हम अपने आप भीम से कर सकते हैं या दुर्वासा ऋषि
चीजें कर सकते हैं। जो खूब खाता है उसकी भूखी शांत नहीं होती है। एक कहानी और आती है जिसमें बुद्धिमान गधा, जो एक बुद्धिमान गधा होते हैं तो चुड़ैलों के साथ एक लड़का चला जाता है उनके पीछे, उसको गधा बना देते हैं। वो बुद्धि से फिर वापस अपने ओरिजिनल में लौट आता है। जो इसमें आप हैरी पॉटर को भी याद कर सकते हैं, हैरी पॉटर किस प्रकार झाड़ू पे बैठ करके गायब हो जाता है। तीसरा आप एक लास्ट कहानी लोक कथा है, लकड़ी का चंदुक है, जिसके अंदर टोपी और बांसुरी, जिससे अलाउद्दीन का चिराग हम निकालते हैं, उसी प्रकार टोपी और बांसुरी काम आती है। लेकिन एक राजकुमारी के चक्कर में पड़ के भाई फंस जाता है, तो उसमें नाशपाती काम आती है। एक नाशपाती खाने से नाक बढ़ जाता है और दूसरी नाशपाती खाने से नाक छोटा हो जाता है। इस प्रकार से वो नाशपाती के माध्यम से वो अपनी आपको दोनों चीजें टोपी और बांसुरी ले आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी लोक कथाएं देखें, चाहे भारतीय लोक कथाएं देखें चाहे नीदरलैंड की लोक कथाएं देखें, उनके अंदर जो साम्य है, बहुत सारा साम्य है। आप प्रभापंत की राजा विक्रमादित्य पढ़ ले, कद्दू की शादी पढ़ ले, सर्पराज या ग्वाल देव पढ़ ले, उनमें काफी आपको समानता मिलेगी। या विजयदान देथा की भी लोक कथाओं को हम पढ़े तो इसके अंदर भी काफी समानता मिलेगी। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही था कि नीदरलैंड में रहते हुए ऋतुनंदन जी जो काम किया है और विश्व पटल पर नीदरलैंड की लोक कथा को हिंदी जगत के विपुल पाठकों के समक्ष लाया है, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय है। उस कार्य के लिए मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इन लोक कथाओं का हर जगह पर स्वागत होगा, हिंदी जगत में खुलेआम स्वागत होगा, खुले हृदय स्वागत होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा। प्रिय अनुश्री दिनेश माली जी, आपसे ऐसी ही अपेक्षा थी। बहुत सीमित कम शब्दों में आपने नीदरलैंड की चर्चित कहानियां इस विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। वास्तव में बहुत लाजवाब है यह अंतुन कहानी। इस संग्रह की बड़ी विशेषता ये है, थोड़ा सा समय बहुत हो रहा है। किसी भी कहानी या कथा साहित्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको पाठक यदि पढ़ना शुरू करे तो जब तक वो कहानी या उपन्यास खत्म नहीं हो जाता तब तक उसकी जिज्ञासा, उसकी गति विराम न ले। इस खूबी को लेकर के ये कहानी, ये संग्रह अपने में बहुत सफल है। और बड़ी तेजी से समय जैसा बढ़ रहा है